एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। वो लोग 5:15 बजे मलिक शहबाज की हवेली से निकल आए। उस वक्त दिन का बहुत मध्यम उजाला फैलना शुरू हुआ था। वो लोग तेज तेज कदमों से चलते रहे। वो लोग मस्जिद से मुल्हिक हवेली में बसों के अड्डे पर पहुंच गए। उस हवेली को शहर के मरकजी बाजार की हैसियत भी हासिल थी। दुकानें अगरचे बंद थीं, अलबत्ता इक्का दुक्का चाय खाने खुले हुए थे। मुख्तलिफ अतराफ को जाने वाली बसें तैयार खड़ी थीं। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें डेरा इस्माइल खान जाने वाली बस पर जगह मिल गई। शारिक ने टिकट लिए और वो बस में बैठ गए। कुछ मुसाफिर पहले से ही बैठे थे, कुछ आ रहे थे। शारिक खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा मोहतात निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। ठीक 6 बजे बस चली तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। बस शहर से निकल रही थी कि पीछे से आने वाले एक ट्रक ने आगे निकलकर बस का रास्ता रोक लिया। बस रुक गई। ट्रेन में मलेशिया के मुसल्लह जवान भरे हुए थे। ट्रक भी रुक गया था। मलेशिया के मुसल्लह जवानों ने ट्रक से उतरकर बस को घेरे में ले लिया। शारिक का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नौलखे, समीना, परी की तरफ देखने लगा। उन तीनों की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मलेशिया के जवानों ने चारों तरफ से बस को घेरे में ले लिया था। शारिक को समझने में देर न लगी कि अब किस्मत उनका साथ छोड़ रही है। रात को मलिक शहबाज की हवेली में मलेशिया के 2 ऑफिसर खाने पर मदऊ थे। उनके बारे में दूसरों को भी मालूम होगा कि वो कहाँ गए थे, और जाहिर है वो ये भी जानते होंगे कि उनकी वापसी कब होगी। हो सकता है उन दोनों ने अपने साथियों को ये भी बताया हो कि उनकी वापसी रात को किस वक्त होगी, लेकिन वो रात को अपने ठिकानों पर वापस नहीं पहुंचे थे, जिस पर उनके दूसरे साथियों को तशवीश हुई होगी। और यकीनन कोई न कोई आदमी उनके बारे में मालूम करने के लिए सुबह ही सुबह मलिक शहबाज की हवेली पहुंच गया। शहर से हवेली तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं था, दूसरे रास्ते भी हो सकते थे। और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि एक रास्ते से शारिक और उसके साथी निकले थे और उसके फौरन ही बाद दूसरे रास्ते से उन अफसरों का कोई साथी पहुंच गया हो। उसने हवेली में उन्हें तलाश किया होगा। दीवारों पर खून के छींटे भी देखे होंगे। कमरे में कालीन वगैरह न पाकर उसे शुबा हुआ होगा। और फिर मकान के पिछली तरफ वो कच्ची जगह भी उनकी नजरों में आ गई होगी। शारिक को याद आ रहा था कि उन्होंने बेलचे वगैरह भी वहीं छोड़ दिए थे। ताज़ा खुदी हुई कच्ची जगह देखकर उनको शुबा हुआ होगा। बेलचे से जरा सी मिट्टी हटाने पर ही सारी बात उसकी समझ में आ गई होगी। वो भागम भाग अपने हेडक्वार्टर पहुंचा होगा और दूसरों को सूरत हाल से आगाह कर दिया होगा। उन लोगों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर वो लोग हरकत में आ गए थे और उनकी बस रोक ली थी। जाहिर है दूसरे शहरों को जाने वाली बसों को भी रोका गया होगा। शारिक ने ये सब कुछ सोचते हुए इधर उधर देखा। बस के मुसाफिरों में औरतें भी थी, बच्चे और मर्द भी। वो सब के सब खौफजदा नजर आ रहे थे। शारिक और नौलखा एक सीट पर बैठे थे और समीना और शापरी दूसरी सीट पर। उन दोनों ने चादरें ओढ़ रखी थीं और दूसरी कबायली औरतों की तरह चेहरे चादरों में छुपा रखे थे। नौलखे ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। शारिक बाऊ, लगता है आखिरी वक्त आ गया है, कलमा पढ़ लो। शारिक ने भी सरगोशियाना लहजे में कहा, अपनी जगह पर आराम से बैठे रहो, हो सकता है मामला कुछ और हो। अगर हमारे बारे में कोई बात हो भी तो इनसे उलझने या मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग हमें अपने साथ ले जाना चाहें तो खामोशी से इनके हुक्म पर अमल करना, बाद में देखेंगे कि हम अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। नौलखा बोला, मुकाबला खाक करना है। मलिक शहबाज और उनके साथियों के जो पिस्तौल हमने अपने कब्जे में किए थे वो तो तुमने रास्ते में ही भिगवा दिए। तुम देख रहे हो इन लोगों के पास सब मशीन गन्ने हैं, हम खाली हाथ इनका क्या मुकाबला करेंगे। शारिक ने कहा, बस अब खामोश बैठे रहो। एक ऑफिसर बस के दरवाजे में खड़ा हो गया था। उसने पहले पश्तो में कुछ कहा, फिर उर्दू जबान में बोला, बस के तमाम मुसाफिर नीचे उतर आएं और कोई भी किसी किस्म की गलत हरकत करने की कोशिश न करे, वरना अपने नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। बस में शारिक और उसके साथियों के अलावा बस 2 और मुसाफिर रहे थे जो पंजाब या किसी और इलाके के रहने वाले थे। वो पश्तो नहीं समझते थे। बस के तमाम मुसाफिर एक एक करके नीचे उतरने लगे। मलेशिया के 4 जवान बस के सामने राइफलें ताने खड़े थे। ऑफिसर ने इशारे से औरतों को एक तरफ चले जाने को कहा। तमाम औरतों ने इस किस्म के लिबास पहन रखे थे कि उनके सिर्फ पांव नजर आते थे और वो ऑफिसर उनके पांव को बड़ी गौर से देख रहा था। समीना और शापरी भी औरतों के साथ दूसरी तरफ खड़ी हो गई थी। 2 सिपाही उन औरतों पर भी राइफलें ताने खड़े थे। शारिक और नौलखा भी बस से उतरकर दूसरे आदमियों के साथ खड़े हो गए थे।
आखिर में एक औरत और 2 बच्चे बस से उतरे। बच्चों में से एक की उम्र 10 साल और दूसरे की 12 साल के लगभग होगी, जबकि उस औरत की उम्र का अंदाजा लगाना दुश्वार था। उसने स्याह चादर लपेट रखी थी जिस पर सफेद पोल्का डॉट्स बने हुए थे। चादर इस तरह लिपटी हुई थी कि उसका पूरा जिस्म पूरी तरह छुप गया था। उसके हाथ भी चादर के अंदर छुपे हुए थे। चेहरे पर भी चादर इस तरह लिपटी हुई थी कि सिर्फ एक आंख की जगह चादर में जरा सा खला था। पैरों में सलीम शाही की तरह के जूते थे। अफगानिस्तान में इस इलाके की औरतें भी आमतौर पर इसी तरह के जूते पहनती थीं। उस पार्टी का ऑफिसर बड़ी गहरी नजरों से बस से उतरने वाले मुसाफिरों के चेहरों को देख रहा था। जब वो शारिक के सामने पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन यकयक तेज हो गई और वो बड़ी मुश्किल से अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पा सका। वो ऑफिसर शायद उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन अचानक ही उसकी नजर औरतों की तरफ उठ गई। वो औरत जो सबसे आखिर में बस से उतरी थी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दूसरी औरतों से दूर हट रही थी। 2 सिपाही हालांकि वहां भी राइफलें ताने खड़े थे, मगर उन्होंने भी शायद उस औरत पर तवज्जो नहीं दी थी। वो औरत दूसरी औरतों से तकरीबन 15-20 फुट दूर हट चुकी थी। उससे आगे एक टीला था। ऑफिसर ने उसे टीले के पीछे जाते हुए देख लिया था। पहले तो वो यही समझा कि शायद खौफ की वजह से उस औरत की हालत गैर हो रही है और वो किसी फितरी जरूरत के तहत टीले के पीछे जा रही है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो चौंक गया। स्याह चादर पर पोल्का डॉट्स वाली वो औरत टीले के पीछे पहुंचकर तेजी से चलने लगी और फिर उसने यकयक झाड़ियों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ऑफिसर चौंक गया। वो शारिक के सामने से हटकर तेज तेज कदम उठाता हुआ टीले के करीब पहुंच गया। वो चीख रहा था, रुक जाओ, क्यों भाग रही हो, रुको। लेकिन वो औरत न रुकी, बल्कि वो पहले से भी तेजी से दौड़ने लगी। शायद चादर उसके लिए रुकावट बन रही थी, क्योंकि अब उसने चादर भी उतार कर फेंक दी थी और उसके दौड़ने की रफ्तार में भी तेजी आ गई थी। और फिर शारिक भी चौंके बगैर न रह सका। वो औरत नहीं मर्द था जिसने जनाना कपड़े पहन रखे थे। वो उनसे तकरीबन 35-40 गज दूर जा चुका था। ऑफिसर ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। ऑफिसर चीखा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। उसने दौड़ते हुए होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया। जनाना लिबास में मलबूस वो शख्स दौड़ते हुए अचानक ही रुक कर मुड़ा। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। उसने ऑफिसर पर गोली चला दी। ऑफिसर की किस्मत अच्छी थी कि ठीक उसी लम्हे वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया और गोली उसके सर के ऊपर से गुजर गई। उसने लेटे ही लेटे जवाबी फायर किया। वो शख्स अब झाड़ियों में भाग रहा था। झाड़ियां खासी बुलंद थीं और उसका सिर्फ सर नजर आ रहा था। इसी दौरान 2 सिपाही दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। ऑफिसर चीखा, फायर, उड़ा दो गोली से। दोनों सिपाहियों ने फायर खोल दिया। वो भी दौड़ते हुए झाड़ियों में घुस गए थे। दफतन फजा में चीख की आवाज गूंजी। झाड़ियों में दौड़ता हुआ वो शख्स गिर गया। दोनों सिपाही झाड़ियों में घुसते चले गए। ऑफिसर भी उठकर उसी तरफ दौड़ा। शारिक और बस के दूसरे मुसाफिर खौफ और हैरत से उसी तरफ देख रहे थे। 2-3 औरतें फायरिंग से इस कदर खौफजदा हुई थीं कि उन्होंने चीखना शुरू कर दिया था। 2 और सिपाही राइफलें ताने झाड़ियों की तरफ भाग खड़े हुए। चंद मिनट के बाद ही 2 सिपाही उस शख्स को बाहों से पकड़कर घसीटते हुए झाड़ियों से बाहर आ गए। उस शख्स के कंधे पर गोली लगी थी जिससे खून बह रहा था। बाकी दोनों पुलिस वाले राइफलें ताने उसके पीछे चल रहे थे। ऑफिसर भी हाथ में पिस्तौल पकड़े उनके साथ साथ चल रहा था। करीब पहुंचकर सिपाहियों ने जख्मी शख्स को इस तरह जमीन पर फेंक दिया जैसे वो कोई बेजान चीज हो। ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसके सर पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। ऑफिसर बोला, तुम समझते हो कि हमें इस तरह धोखा देकर भाग सकोगे? फिर अपने मातहतों से बोला, इसे उठाकर ट्रक में डाल दो। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, ये कौन है? ऑफिसर बोला, कल रात इसने पाड़ाकोट में 3 आदमियों को कत्ल किया था। हमें रात को ही इत्तला मिल गई थी कि ये वाना पहुंच चुका है और सुबह यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने चेक करने के लिए बस रुकवाई थी। ये समझता था कि औरतों के कपड़े पहनकर यहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाएगा। फिर वो मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए बोला, आप लोग बस में बैठ जाइए, ड्राइवर तुम सफर जारी रखो। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। किस्मत अभी उनसे रूठी नहीं थी। उन्हें अपना खौफ खाए जा रहा था, लेकिन यहाँ मामला कुछ और निकला। उसने नौलखे की तरफ देखते हुए इशारा किया और खुद भी बस की तरफ बढ़ गया। मिलिशिया के जवानों ने जख्मी को उठाकर ट्रक पर डाल दिया था और खुद भी ट्रक पर सवार हो गए थे। ट्रक स्टार्ट होकर हरकत में आया और यू टर्न लेता हुआ शहर की तरफ वापस चला गया। तमाम मुसाफिर बस में बैठ चुके थे। ड्राइवर ने भी अपनी सीट संभाल ली और इंजन स्टार्ट करने लगा। शारिक ने इधर उधर देखा। समीना और शापरी अपनी सीट पर बैठी बातें कर रही थीं। बस के तमाम मुसाफिर ऊंची आवाज में इस वाक़े पर तबसरा कर रहे थे। बस का ड्राइवर भी चीख चीख कर अपने करीब वाली सीट पर बैठे हुए मुसाफिरों से बातें कर रहा था। शारिक ने उन 2 आदमियों की तरफ देखा जिनका ताल्लुक पंजाब से था। वो दोनों इस वाक़े से खासे खौफजदा थे। शारिक ने नौलखे की तरफ झुकते हुए सरगोशी की, कोई नेकी इस वक्त काम आ गई, वरना हमारा भी यही हशर होता जो इस आदमी का हुआ है। अब उसके साथ आगे क्या होगा इसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। नौलखा बोला, उसका अंजाम जो होना है वो तो हो ही जाएगा।
मगर शारिक बाबू, हमने जिंदगी में ऐसी कौन सी नेकी की है जो इस वक्त काम आ गई? मुझे तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसे नेकी का नाम दिया जा सके। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, वो धीमी आवाज में बोला। ट्रक ने जब बस का रास्ता रोका था तो मैं समझ गया था कि हमारा वक्त पूरा हो चुका है। शुक्र है मामला कुछ और निकला। शारिक बोला, इसीलिए तो कह रहा हूं कि कोई भूली भटकी नेकी काम आ गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमारा सफर पूरे दिन का है। शाम को अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। दिन में किसी भी वक्त इन लोगों को अगर पता चल गया कि हवेली में क्या कुछ हो सकता है तो रास्ते में किसी भी जगह बस को रोका जा सकता है। टेलीफोन या वायरलेस पर चारों तरफ इत्तला दी जा सकती है। इसलिए दुआ मांगते रहो कि हम खैरियत से डेरा इस्माइल खान पहुंच जाएं। नौलक्खे ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ये दुआ तो मेरा रुआ रुआ मांग रहा है। शारिक खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। हर तरफ बंजर और वीरान पहाड़ थे। अलबत्ता पहाड़ों की चोटियों पर दरख्तों की कतारें नजर आ रही थीं। इन्हीं पहाड़ों में चीड़ के दरख्तों के जंगल भी नजर आ रहे थे। वहां से चिलगोजा भी मिलता था और इमारती और जलाने की लकड़ियां भी दस्तयाब होती थीं। शारिक ने लकड़ियों से लदे हुए इक्का दुक्का ट्रक भी सड़क पर गुजरते हुए देखे थे। 8 बजे के करीब बस तनाई पोस्ट पहुंच गई। ये एक छोटा सा कस्बा था और यहाँ भी मलेशिया की चौकी थी। बसों का अड्डा बाजार के वस्त में था। बस रुकते ही खांचे वालों ने बस को घेर लिया। बाज मुसाफिर बस में बैठे बैठे चीजें खरीदने लगे और बाज मुसाफिर नीचे उतर गए। शारिक को चाय की तलब हो रही थी। उसने नौलक्खे को सीट पर ही बैठे रहने का इशारा किया और खुद बस से उतर गया। सामने ही चाय की एक दुकान थी। उसने चाय की 2 चैनकें बनवाई, एक समीना और शापरी को दे दी और दूसरी चैनक लेकर नौलक्खे के साथ सीट पर बैठ गया। चाय पीने के बाद उसने चैनकें वापस की और दोबारा आकर सीट पर बैठ गया। वो नीचे उतरकर इधर उधर घूमना नहीं चाहता था, मुबादा किसी की नजरों में आ जाए। तकरीबन 20 मिनट के बाद ड्राइवर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके बार बार हॉर्न बजाने लगा ताकि बस के वो मुसाफिर जो नीचे उतरकर इधर उधर घूम रहे थे बस में बैठ जाएं। बस हरकत में आ गई, लेकिन कस्बे से निकलते ही बस को एक चौकी पर रोक लिया गया। मलेशिया के 2 जवान बस के अंदर आ गए और गहरी नजरों से मुसाफिरों को देखने लगे। फिर एक जवान तो दरवाजे में ही खड़ा रहा और दूसरा आगे आकर बाज मुसाफिरों से मुख्तलिफ सवालात करने लगा। वो आगे बढ़ता हुआ शारिक की सीट के करीब पहुंच गया। बोला, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? शारिक बोला, वाना से आए हैं और डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं। वाना में गुलजमान ताजिर से हमारी कारोबारी मुलाकात थी, अब वापस जा रहे हैं। गुलजमान ताजिर का नाम उसने वाना में एक दुकान पर लगे हुए बोर्ड पर पढ़ा था। वो अनाज का ताजिर था। मलेशिया के जवान ने पूछा, आपके पास सामान है क्या? शारिक ने कहा, हमारे पास कोई सामान नहीं है। मलेशिया का जवान आगे बढ़ गया और बास दूसरे मुसाफिरों से सवाल करने लगा। शारिक को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि ये मामूल की चेकिंग थी। अफगानिस्तान से आने वाले असलहे और हेरोइन की अंदरूने मुल्क तरसील को रोकने के लिए तमाम बसों और ट्रकों को चेक किया जाता था। 2 मुसाफिरों को उतार कर बस की छत पर लदे हुए उनके सामान को भी चेक किया गया। इस तरह तकरीबन 15 मिनट के बाद उनकी बस को जाने की इजाजत दी गई। तनाई पोस्ट के बाद भी बस एक जगह एक छोटे से गांव में रुकी। 1-2 मुसाफिरों को उतार कर आगे बढ़ गई। बुलंद पहाड़ों के दरमियान रास्ता इस कदर खतरनाक था कि देखकर ही खौफ आता था। बड़े खौफनाक किस्म के मोड़ थे। जरा सी लापरवाही उनको मौत के मुंह में धकेल सकती थी। यह इलाका किसी जमाने में अंग्रेजों की अमलदारी में रहा था। यहाँ जगह जगह सड़क के साथ चट्टानों पर अंग्रेजों के कारनामों की आहनी तख्तियां लगी हुई थीं। इस इलाके में अंग्रेज कबाइलियों से बरसरे पैकार रहे थे। जरक खान जैसे बहादुर ने भी इसी इलाके में अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए थे। कबाइलियों ने यहाँ कभी भी अंग्रेजों के कदम नहीं जमने दिए थे। दोपहर के करीब बस जंडोला पहुंच कर रुक गई। ये एक बड़ा कस्बा था और यहाँ भी मलेशिया की एक बहुत बड़ी चौकी थी। जंडोला साउथ वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान डिवीजन की सरहद पर वाक़ था। बस यहाँ तकरीबन 40 मिनट रुकी थी। यहाँ शारिक, नौलक्खा और समीना शापरी को लेकर बस से उतरे और एक होटल के सामने एक चारपाई पर बैठकर उन्होंने खाना खाया। जंडोला से आगे का रास्ता बेहद आसान था। वो लोग पहाड़ों से निकल आए थे और सड़क भी कुशादा थी। शाम का अंधेरा फैलने के बाद बस डेरा इस्माइल खान पहुंच गई। उन सब लोगों ने बस से उतरकर खुदा का शुक्र अदा किया। वो लोग अगरचे खतरे की हुदूद से निकल आए थे, लेकिन शारिक के ख्याल में अब भी एहतियात की जरूरत थी। लेकिन अब मसला ये था कि रात कहाँ गुजारी जाए। डेरा इस्माइल खान बड़ा शहर था और यहाँ कई होटल भी थे। वो किसी भी होटल में कयाम कर सकते थे, मगर शारिक अच्छी तरह जानता था कि होटल में ठहरने के लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत थी। होटल वाले सबसे पहले उनसे शनाख्ती कार्ड का मुतालबा करेंगे और जाहिर है उनमें से किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। उनके सामने एक और रास्ता भी था। डेरा इस्माइल खान से रात को भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए बसें चलती थीं। रात को भी बिला खौफ खतर सफर कर सकते थे। लेकिन वाना से डेरा तक दिन भर के सफर ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। वो चंद घंटे आराम करना चाहते थे। उनमें फौरी तौर पर अगले सफर की हिम्मत नहीं थी। शारिक के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसकी जेब में हजारों रुपए थे।
वो शनाख्ती कार्ड के बगैर भी कुछ ज्यादा पैसे देकर किसी होटल में कमरे हासिल कर सकते थे, लेकिन वो इस हकीकत से भी वाकिफ था कि छोटे होटलों में कयाम करने वालों को पुलिस किस तरह तंग करती है। इस बात का भी 90% इम्कान था कि वो जिस होटल में ठहरें उस होटल वाले पुलिस को इत्तला दे दें कि कुछ मशकूक लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, और पुलिस जिस तरह जिराह करती शारिक उससे भी वाकिफ था। शारिक ये सब कुछ सोच रहा था कि बन्नू से आने वाली एक बस उनके सामने से गुजर गई। उस बस को देखकर शारिक के जहन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हम यहाँ सड़क पर ही खड़े रहेंगे या रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना भी तलाश किया जाएगा? उसने और शापरी ने घूंघट खत्म कर दिए थे और चादरें आम औरतों की तरह ओढ़ ली थी। शारिक बोला, वही सोच रहा हूँ। हम लोग अगर किसी होटल में कयाम करेंगे तो हमसे शनाख्ती कार्ड तलब किया जाएगा, और जाहिर है हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। किसी होटल में कमरा हासिल करने की एक तरकीब मेरे जहन में आई है। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोली, वो क्या? शारिक बोला, अभी अभी बन्नू से एक बस आई है। थोड़ी देर के बाद हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हम बन्नू से आए हैं और हमें फैसलाबाद जाना है। लेकिन बस से उतरने के थोड़ी देर बाद हमारा सामान चोरी हो गया। सामान में सूटकेस के अलावा एक ब्रीफकेस भी था जिसमें दूसरे कागजात के अलावा हमारे शनाख्ती कार्ड भी थे। पुलिस से हमें FIR की नकल मिल जाएगी और हम किसी होटल में कमरा ले लेंगे। पुलिस रिपोर्ट की इस नकल की मौजूदगी में हमें शनाख्ती कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी। नौलखे ने कहा, तरकीब तो अच्छी है मगर जानबूझकर गर्दन फंसवाने वाली बात है। शारिक बोला, उसकी तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो लोग थोड़ी देर तक बहस करते रहे और फिर लोगों से रास्ता पूछते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। पुलिस स्टेशन वहां से खासा दूर था। पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचकर वो रुक गए। शारिक ने उन तीनों को समझा दिया कि अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो उन्हें क्या कहना है। फिर वो उन्हें गेट के बाहर ही छोड़कर थाने में चला गया। थाने में उस वक्त खासी चहल पहल थी। शारिक के कांस्टेबल से पूछता हुआ मुहर्रर के कमरे में दाखिल हो गया। वहां मुहर्रर के अलावा पुलिस वाले और 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। मुहर्रर उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने जैसे ही फोन का रिसीवर रखा, शारिक अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गया। मुहर्रर ने उसे घूरा, क्या बात है मिस्टर, बहुत बदहवास लग रहे हो। शारिक ने यतीमों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, बात ही कुछ ऐसी है जनाब, मैं तकरीबन घंटा पहले अपनी बीवी और अजीजों के साथ बन्नू से आया हूँ। बस से उतरने के बाद हम होटल जाने के लिए टैक्सी में बैठना चाहते थे। एक टैक्सी वाले से बात की, सामान रखने के बाद हम लोग बैठना ही चाहते थे कि टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर भाग गया। हमारा सारा सामान टैक्सी में था। वो हमारा सामान ले उड़ा और हम वहीं खड़े रह गए। मुहर्रर ने करीब खड़े हुए कांस्टेबल की तरफ इशारा किया, बोला, ओए शफीक, इस हफ्ते में ये 3री वारदात है। वो टैक्सी ड्राइवर कौन है? पकड़ा क्यों नहीं गया? कांस्टेबल बोला, पकड़ा कैसे जाएगा सर जी, रिपोर्ट लिखवाने वालों को तो टैक्सी का नंबर भी मालूम नहीं होता, इनसे पूछें। उसने शारिक की तरफ देखा, बोला, अगर इन्हें टैक्सी का नंबर मालूम हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर उस ड्राइवर को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। मुहर्रर ने शारिक से पूछा, आपको टैक्सी का नंबर मालूम है? शारिक गड़बड़ा गया, बोला, टैक्सी का नंबर नहीं जनाब, टैक्सी का नंबर तो नहीं देखा। मुहर्रर बोला, अब आप बताइए, कसूर किसका हुआ? अगर नंबर मालूम होता तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर उस टैक्सी को तलाश कर लेते। वैसे ये कोई नया वारदाती आया है हमारे शहर में, 1 हफ्ते से ऐसी वारदातें कर रहा है, लेकिन किसी को इस टैक्सी का नंबर ही मालूम नहीं, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? शारिक बोला, मेरी रिपोर्ट लिख लें जनाब, सूटकेस में कीमती चीजें हैं, मेरी बीवी के जेवरात हैं, साथ में ब्रीफकेस में जरूरी कागजात और हमारे शनाख्ती कार्ड भी। आप रिपोर्ट दर्ज कर लें, हमारी कुछ मुश्किलें हल हो जाएंगी। मुहर्रर ने उसे घूरा, बोला, क्या मुश्किलें हल होंगी तुम्हारी? टैक्सी का नंबर तो तुम्हें मालूम नहीं है, ना वो टैक्सी पकड़ी जाएगी और ना तुम्हारा सामान मिलेगा। शारिक बोला, जी वो शनाख्ती कार्ड, हमने होटल में ठहरना है और शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी होटल में कमरा भी नहीं मिलेगा। आप रिपोर्ट दर्ज करके एक नकल मुझे दे दें, हम होटल में कमरा तो ले लें, रात बाहर सड़क पर तो नहीं गुजार सकते। मुहर्रर चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, एक कागज पर अपनी शनाख्त लिख दो, हम तुम्हें उसकी नकल दे देंगे। होटल में कमरा ले लेना और हमें बता देना कि किस होटल में ठहरे हुए हो, ताकि ड्राइवर पकड़ा जाए तो तुम्हें शनाख्त के लिए बुलवा लें। शारिक ने कहा, बिल्कुल ठीक है जनाब, और मुहर्रर के सामने रखा हुआ कागज और बॉल पेन उठाकर अपनी शनाख्त लिखने लगा। आखिर में अल्ताफ अहमद के नाम से दस्तखत करके उसने कागज मुहर्रर की तरफ बढ़ा दिया। मुहर्रर ने उसकी दरखास्त पढ़ी। एक और कागज पर यह मुख्तसर सी तहरीर लिख दी कि अल्ताफ अहमद ने अपने सामान और शनाख्ती कार्ड की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई है। उसने दस्तखत करके मोहर लगा दी और वो कागज शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया, कितनी आसानी से ये काम हो गया था। उसने पूछा, वो टैक्सी ड्राइवर कब तक पकड़ा जाएगा जनाब? मुहर्रर बोला, पकड़ा जाएगा तो तुम्हें बता देंगे, हमारे पास जादू तो नहीं है कि इधर रिपोर्ट दर्ज करें उधर मुलजिम पकड़ा जाए। शारिक मजीद कुछ बोले बगैर थाने से बाहर आ गया। समीना और नौलखा वगैरह एक तरफ खड़े थे। शारिक उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ा।
उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद वो दरमियाने दर्जे के एक होटल में मौजूद थे। पुलिस के दिए हुए उस कागज की वजह से उन्हें 2 कमरे हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश न आई। रात का खाना उन्होंने कमरे में ही मंगवाया था। खाने के बाद वो एक ही कमरे में रहे, दूसरे कमरे को ताला लगा दिया। उन्होंने रात एक ही कमरे में गुजारने का फैसला किया था। एक बेड पर शारिक और नौलखा थे और दूसरे पर समीना और शापरी। वो देर तक बातें करते रहे, फिर एक एक करके उनकी आंखें बंद होने लगी। शारिक पहली मर्तबा रात को सुकून से सोया।